ईरान ने आज पहली बार यूनाइटेड किंगडम पर हमला किया है और आधिकारिक तौर पर उन देशों पर हमले की धमकी दी है जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध के नए आर्थिक चरण के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करेंगे। इसी बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हफ्ते दूसरी बार हार्मुज जलडमरू मध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित किया है। आज ये पता चला है कि ईरानी शासन से जुड़े हैकरों ने अभूतपूर्व साइबर हमले के चलते यूनाइटेड किंगडम में एक बिजली संयंत्र की गतिविधि को पूरे 4 दिनों के लिए रोक दिया और ये इस बात का संकेत था कि आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान ईरानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 12 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हमला किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों के टैंकों के चारों ओर विशेष किलेबंदी बना रहा है ताकि उन्हें ईरानी ड्रोन के हमलों से बचाया जा सके। तो फिलहाल इस क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो शांति की तैयारी हो, बल्कि ये अगली बार तनाव बढ़ने की तैयारी जैसा लग रहा है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि खुद ईरानी शासन के भीतर भी खुला मतभेद देखा जा रहा है। ये सार्वजनिक हो गया है क्योंकि फिलहाल युद्ध समर्थक धड़ा कह रहा है कि आगे भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए और युद्ध को और बढ़ाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने आज पहली बार कहा है कि हमें तुरंत एक वैश्विक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है, वरना देश बस बिखर जाएगा। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो ईरान हर तरह से युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीत की शर्तों पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेहरान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के नए प्रमुख महसेन रिज़ई कठोर रुख अपनाने वाले तेहरान के पड़ोसियों को परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर वे अमेरिका के नए अभियान में शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका पर कई महीनों से चल रही जंग के कारण वैश्विक परमाणु अस्थिरता को और बढ़ाने का भी आरोप लगाया। रिज़ाई के अनुसार ईरान अपने हमलों को फारस की खाड़ी से तेल परिवहन मार्गों पर केंद्रित करेगा। अगर पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक युद्ध में शामिल होते हैं तो वो हार्मुज जलडमरू मध्य के वैकल्पिक मार्गों को भी निशाना बनाएगा। इन देशों को तेहरान अपना दुश्मन मानेगा। यहां सबसे पहले बात बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की हो रही है, जो लाल सागर में है, और साथ ही इस बात की भी कि अमेरिका आंशिक रूप से फारस की खाड़ी से तेल की आपूर्ति बहाल करने में सफल रहा है। खास तौर पर बताया गया है कि अब तेल की आपूर्ति युद्ध से पहले के स्तर की लगभग आधी मात्रा तक पहुंच चुकी है। और यह कैसे होता है? रात के समय अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा में ओमान के तट के साथ साथ टैंकर आते जाते हैं और हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं। रिज़ाई ने बताया कि उसी ओमान के साथ जो जलडमरू मध्य के दूसरी ओर स्थित है, इस जलमार्ग के प्रबंधन के मुद्दे पर बातचीत जारी है। ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के तुरंत बाद, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तेहरान इस जलडमरू मध्य से जहाजों के गुजरने पर शुल्क लगाना चाहता है और अब रिज़ाई ने वादा किया है कि वो ईरानी कूटनीति में भी बदलाव लाएंगे और जैसा कि उन्होंने कहा, अगली जंग में नई संभावनाओं का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो रुकना नहीं चाहता। उन्होंने अमेरिका को क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य कर्मियों को भेजने की अनुचितता के बारे में चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका ने परमाणु अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अन्य देश देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रमों में भागीदारी, जैसा कि ईरान ने किया, हमले से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। यहां इशारा है कि हमने तो IAEA के निरीक्षकों को अंदर आने दिया था। वे आते थे, जांच करते थे, जैसे कि पुष्टि करते थे कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पर हमला किया गया। तो अगली बार दूसरी देश सोचेंगे कि क्या किसी निरीक्षक को अंदर आने देना चाहिए अगर इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसी महीने रिज़ाई को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है, जो कई अन्य नियुक्तियों के तहत हुआ है, जो तेहरान के राजनीतिक और सैन्य रुख की सख्ती को दर्शाते हैं। इस बीच मिस्र और ईरान के राजनयिक तेहरान और वॉशिंगटन के फिर से वार्ता की मेज पर लौटने की संभावना पर चर्चा जारी रखे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती को उद्धरण वार्ता के दौरान मौजूदा घटनाओं और उससे जुड़े चुनौतियों पर ईरान के नजरिए के बारे में जानकारी दी। यानी अरक्ची इशारा कर रहे हैं कि वे फिर से वार्ता में लौटने के खिलाफ नहीं हैं,
इसके अलावा अरकच्ची ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत की और असल में उनसे अनुरोध किया कि वे किसी तरह ट्रंप तक ये बात पहुंचाएं कि वे वार्ता में वापस लौटें। याद दिला दूं, पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अभूतपूर्व प्रतिबंधों के जरिए दबाव बढ़ाने और तेहरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का वादा किया था। वॉशिंगटन सोमवार 24 अगस्त को नए प्रतिबंधों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की योजना बना रहा है और अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पहले ही घोषणा कर दी है कि ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़े प्रतिबंध होंगे जो निश्चित रूप से ईरान की अर्थव्यवस्था को गिरा देंगे। हालांकि विश्लेषक याद दिलाते हैं कि ईरान कई वर्षों से प्रतिबंधों के माहौल में रह रहा है और वो भी बिना अन्य देशों के विरोध के। इस बात को लेकर संदेह है कि क्या अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव की मुहिम को और सफलतापूर्वक तेज करना संभव भी है या नहीं। इसके अलावा विश्लेषक ये भी चेतावनी देते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के पड़ोसी देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से तोड़ पाएगा या नहीं, जो कई पीढ़ियों से ईरान की भौगोलिक निकटता के कारण बने हुए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के बावजूद इन देशों में बहुत कुछ अमेरिका की नीति की बारीकियों और उसके क्रियान्वयन के स्तर पर निर्भर करता है। इस समय ये केवल सामान्य सार्वजनिक धमकियां हैं, लेकिन शायद ही इनसे कोई परिणाम निकलेगा। वहां किसी विदेशी बैंक या विदेशी कंपनी के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता है जो ईरानियों के साथ काम करते हैं, ताकि तीसरे देश वास्तव में देख सकें और समझ सकें कि ट्रंप प्रशासन किस पर निशाना साधने के लिए तैयार है। यहां विश्लेषक कहते हैं कि यह अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, चीन में किसी एक तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जो अब भी खास तौर पर ईरानी तेल को प्रोसेस कर रहा है, और सिर्फ एक चीनी बैंक के खिलाफ जो इसी तेल के लिए भुगतान करने में मदद करता है। और तब यह समझ में आ जाएगा कि बेहतर है कि खेल ना खेले, बेहतर है कि वास्तव में ईरान के साथ सहयोग बंद कर दें। फिलहाल ये सब सिर्फ धमकियां हैं, लेकिन वैसे खुद ईरान में भी कोई एक मत नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ईरान हमेशा के लिए युद्ध जारी नहीं रख सकता और इसलिए बातचीत पर लौटना जरूरी है। तेहरान में 2 भाषणों के दौरान रविवार को पिज़ेश्कियान ने समझौता ज्ञापन का बचाव किया जो ईरान ने जून में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हासिल किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता माज़देबे खामेनेई की कथित चिंताओं के बावजूद, जो इसके विपरीत अगर वो सच में जीवित और सक्षम हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे तो इस विचार पर लौटने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पिज़ेश्कियान रविवार को निम्नलिखित बयान देते हैं, उद्धरण, एक दिन ऐसा निर्णय लेना जरूरी होगा जो देश को न युद्ध न शांति की स्थिति से बाहर निकाले। सभी लोग जो सीधे तौर पर वार्ताओं में शामिल थे मानते हैं कि ज्ञापन ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। इस ज्ञापन को लागू करने से हमें समस्याओं का तार्किक और सम्मानजनक समाधान करने में मदद मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने बार बार अमेरिका के साथ संघर्ष के आर्थिक और सामाजिक परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, जिससे कभी कभी देश के अधिक कट्टरपंथी नेताओं के साथ मतभेद भी हो जाते हैं। पिज़ेश्कियान का एक और उद्धरण, हमें जनता के पक्ष में होना चाहिए। अगर हम उसकी सेवा नहीं कर सके और उसे यह विश्वास नहीं दिला सके कि हम सभी एक ही धरती और एक ही देश से हैं, तो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद भी हम हार जाएंगे। इसके अलावा यहां एक और दिलचस्प बात सामने आई है जो असली विभाजन की ओर इशारा करती है, क्योंकि पिज़ेश्कियान के इसी रुख का आयतुल्लाह सैयद हसन खमेनी ने भी समर्थन किया। ये रुहुल्लाह खमेनी के पोते हैं जो कुल मिलाकर ईरान के इस्लामी गणराज्य के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा, उद्धरण, कभी कभी समझदारी से किया गया समझौता सैकड़ों युद्धों से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। और अब टिप्पणीकार नेतृत्व के बीच इस बात पर बढ़ती बहस को नोट कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष को कैसे सुलझाया जाए। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि ईरान को ताकत की स्थिति से बातचीत करनी चाहिए, इससे पहले कि आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा जाए। वहीं सुरक्षा तंत्र में कड़े रुख के समर्थक किसी भी संवाद को पूरी तरह से खारिज करते रहते हैं और अब यही कट्टरपंथी धड़ा नया हमला शुरू कर चुका है। खास तौर पर ईरानी शासन से जुड़े हैकरों ने अभूतपूर्व साइबर हमले के चलते ब्रिटेन में एक बिजली घर को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया। द टेलीग्राफ के अनुसार यह पहला ज्ञात मामला है जब ईरानी साइबर अपराधियों ने यूनाइटेड किंगडम में इस तरह की किसी सुविधा को बंद करने में सफलता पाई है और संभवतः यह उनकी इस तरह की सबसे सफल हमला है। सुरक्षा कारणों से ब्रिटिश अधिकारी ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि कौन सा बिजली घर बंद किया गया था। हालांकि यह पता चला है कि वो संयंत्र 4 दिनों तक काम नहीं कर रहा था।
जबकि विशेषज्ञ उसकी कार्यक्षमता बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया है कि यह संयंत्र अपेक्षाकृत छोटा था, इसलिए इसके अस्थायी रूप से बंद होने का ब्रिटेन की कुल ऊर्जा आपूर्ति या बिजली उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी ये एक चिंताजनक संकेत है और ईरान साइबर हमलों की मदद से पावर स्टेशन बंद कर सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि द टेलीग्राफ की जानकारी के अनुसार यह घटना जुलाई में अमेरिका के 12 राज्यों में जल आपूर्ति संस्थानों पर साइबर हमलों की एक पूरी श्रृंखला के साथ एक ही समय में हुई थी। अमेरिका में हमलावरों ने दर्जनों जल शुद्धिकरण संयंत्रों पर हमला किया, जिसके कारण जल भराव, जल आपूर्ति नेटवर्क में दबाव में गिरावट आई और स्थानीय प्रशासन को निवासियों को पानी पीने से पहले उसे उबालने की सलाह देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली हैकिंग मिनेसोटा में 26 जुलाई को दर्ज की गई थी, जिसके बाद ऐसे ही मामले मिशिगन, जॉर्जिया, साउथ डिकोटा और न्यू जर्सी में भी सामने आए। बाद में अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की कि यह हमला तेहरान से हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, युद्ध अब बस एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अमेरिकी आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं और ईरानी ऐसा लगता है न सिर्फ अपने पड़ोसियों को डराना चाहते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी शुरू करना चाहते हैं। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।